अष्टावक्र गीता का आपने ज़िक्र किया। अष्टावक्र गीता के बारे में यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोगों को पता पता होगा। होगा, पक्का पता इनफैक्ट होगा। मुझे भी नहीं पता था आपसे मिलने से पहले। मैंने नहीं सुना था, लेकिन आपसे मिलने के बाद जब आपने ज़िक्र किया डिबेट के बारे में भी अगर आप कुछ बताएं, जो उनका बंदी आचार्य बंदी से जो हुआ था, वो डिबेट क्यों हुआ था, उसका उसका क्या स्टोरी है? आपके बातों से कभी कभी लगता है आप फार्मा इंडस्ट्री, ये कॉर्पोरेट कल्चर के थोड़ा सा तो अगेंस्ट हैं, तो ऐसा ऐसा क्यों है? जो अष्टावक्र जी का पिताजी है, वो ये बंदी का ही बंधन में उनको मरना पड़ा। अष्टावक्र का बोलने का तरीका ये है, भगवत गीता तुमको युद्ध के लिए तैयार करने के लिए नहीं है। चाहे तुम्हारे पास 10 आर्मी हो, उनके पास 100 आदमी हो, तुम्हारे पास 10,000 हो, उनके पास 10 लाख हो, फिर भी तुमको जीतने के लिए खेलना नहीं, है। कुछ तो देखिए, जो लोग कुछ करते हैं दुनिया में अचीव, उनमें कुछ तो फ़र्क होता है। जैसे अगर आपका लाइफ में देखूं तो कहाँ केमिकल इंजीनियरिंग और आज जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। नमस्कार, पॉडकास्ट विद अमित झा के नया एपिसोड में स्वागत है। आइ हमर गेस्ट छथिन स्वामी डॉक्टर विश्वासानंद जी। स्वामी जी महर्षि अष्टावक्र पर शोध कर रहल छथिन। साथ ही साथ स्वामी जी भारत के सुप्रसिद्ध संस्था आईआईटी मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग सेहो केने छथिन। तो आइ उनकर जीवन के बारे में केना अष्टावक्र पर शोध स्टार्ट केलखिन, एहि सब के बारे में जानऽ के प्रयास करब और हुनका सब बहुत किछु सीखऽ के सेहो प्रयास करब। तो सबसे पहिने हुनकर स्वागत करऽ चाहै छी। आ एकटा बात आरो कहि दी, स्वामी जी दक्षिण भारत से छथिन और हिंदी भाषा उनका बहुत कंफर्टेबल छथिन। तो आई के पॉडकास्ट अपने सब हिंदी में करब। तो सबसे पहले स्वामी जी के स्वागत करी। स्वामी जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया हम लोगों को। जी सर। स्वामी जी अभी हम लोग कुछ दिनों पहले मिले थे, तो आपने एक क्लेम किया था। अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र को हम लोग सब जानते हैं, वो मिथिला क्षेत्र से थे, इसी क्षेत्र से थे, ये भी हम लोग सब जानते हैं। लेकिन आपने क्लेम किया कि उनका जो आश्रम है वो इसी क्षेत्र में बर्दीवास के राजावास के पास उनका आश्रम था। तो मैं उसी से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप उन पे इतना शोध कर रहे हैं, तो इस बात पे आप कैसे पहुँचे? इसका कोई बेस है या एकदम राजावास को ही चुनने का या ये डिक्लेयर करने का इसका कोई तथ्य है, तो वो आप ज़रा हम लोगों को बता दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है आप पूछ रहे हैं। पहले आपको व्यूअर्स को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना सुवर्ण अवकाश, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे को दिया है। एटलीस्ट आप प्रीमियम व्हीलर होने की वजह से एटलीस्ट मिलियन लोगों को तो जाएगा। मैं इससे बहुत आशा से बोल रहा हूँ। हम बचपन से स्कूल में भी सुने थे अष्टावक्र के बारे में। एक छोटा सा बच्चा राजा का गुरु बन गए, और वो भी सीता माता का पिताजी, तो ये मामूली बात नहीं है। फिर कॉलेज में भी हम सुने, और जब हम टेक्निकल एजुकेशन में थे, कुछ कुछ बातें जो जब राजकारण में आते हैं, कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, उस समय भी हम चाणक्य के साथ साथ अष्टावक्र का भी नाम सुनते हैं। और मैनेजमेंट में तो पक्का। और मेरा फर्स्ट डॉक्टरेट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन चेंजिंग सिनेरियो मेरा टॉपिक था। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन दिल्ली से लोधी रोड में किया। एक्चुअली ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये टोटल अष्टावक्र का है। वो स्ट्रैटेजी ऐसा सेट करते हैं, आपको फेल्यूर का चांस ही नहीं है। कोई फेल्यूर के लिए स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाता है, जीतने के लिए ही बनाता है। जी। और जैसे हमने अष्टावक्र गीता, और उसको हम मैनेजमेंट कैसा देखेंगे, और हमारा मैनेजमेंट गुरु लोग हमको कैसा उसका सोचने को नया दृष्टिकोण देते हैं, ये हम बहुत उत्साहित होकर सुनते थे। चाहे वो इंग्लिश में हो, तेलुगु में हो, और हिंदी में हो। लेकिन एक बात तो तय है, भगवत गीता को 3,000 लोग अलग अलग अपना भाष्यम लिखे हैं। मूल तो एक ही है, महाभारत का भगवत गीता व्यास जी ने संकलन किया है, कृष्ण भगवान अर्जुन को बोला है। बट उसमें सबको यह मालूम पड़ता है कि अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, जो युद्ध करना नहीं चाहते थे। एक्चुअली उधर युद्ध के लिए नहीं चाहना या नहीं युद्ध करना, यह पॉइंट नहीं था।
एक्चुअली अर्जुन के अंदर डर आ गया था। 7 पीढ़ी सामने बैठे हैं, दादाजी, ताऊ जी, भाई लोग, बच्चों के बच्चे लोग, एंड लॉट ऑफ रिलेशंस। पूरा दुनिया से अपना क्षत्रियों का सब रिश्तेदार जुड़ गए थे युद्ध में। तो एक्चुअली उनको डर था। कृष्ण के ऊपर तो उम्मीद तो है, एक्चुअली पांडवों का पूरा कृष्ण के ऊपर ही उम्मीद है और कुछ नहीं है। लेकिन अष्टावक्र का बोलने का तरीका यह है, भगवत गीता तुमको युद्ध के लिए तैयार करने के लिए नहीं है। चाहे तुम्हारे पास 10 आर्मी हो, उनके पास 100 आदमी हो, तुम्हारे पास 10,000 हो, उनके पास 10 लाख हो, फिर भी तुमको जीतने के लिए खेलना है, जीतने के लिए लड़ना है। जैसा हम चेस सीखेंगे, जीतने के लिए ही खेलेंगे। फुटबॉल जीतने के लिए ही खेलना है, कबड्डी जीतने के लिए खेलना है। लेकिन ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है, ओनली फॉर अचीविंग द टारगेट्स। जो मैनेजमेंट में, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है टारगेट्स। आजकल टारगेट्स तो हर जगह पे है, आपको भी एक टारगेट होगा, डेफिनेटली होता है, नहीं तो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। नहीं चल पाएगा, हाँ। और उतना ही नहीं, हम लोग तो दिन भर का टू डू लिस्ट भी बनाते हैं, आज दिन में क्या क्या यू काम मस्ट बी करना हैविंग है। एवरीडे टारगेट्स, या ऑफ कोर्स। वीकली टारगेट्स, फोर्टनाइट टारगेट्स, मंथली साइकिल, 45 डेज का एक साइकिल होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ टारगेट्स, शॉर्ट टर्म टारगेट्स एंड लॉन्ग टर्म। ये दोनों बात अष्टावक्र का है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। आप जैसा अष्टावक्र का गीता पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, या ऑडियो बुक में सुनेंगे। अष्टावक्र जी के बारे में तो हम सबने सुना है, महर्षि थे, है ना। हाँ, कमिंग बैक टू दैट। तो तो हम लेकिन वही मैं उसी में मैं आ रहा था कि अष्टावक्र गीता का आपने जिक्र किया। अष्टावक्र गीता के बारे में यहाँ पे मुझे लग रहा हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोगों को पता पता होगा। होगा, पक्का पता इनफैक्ट होगा। मुझे भी नहीं पता था आपसे मिलने से पहले, मैंने नहीं सुना था, लेकिन आपसे मिलने के बाद जब आपने जिक्र किया फिर मैंने। Millions, if I don't say billions, at least millions know it about Ashtavakra. But one more thing, जो हमने नेपाल में पैदा हुआ है, हिमालयन, एक्चुअली आप कहीं भी सुनेंगे अष्टावक्र ऋषि एक हिमालयन का राजगुरु है, जनक महाराज का गुरु। लेकिन वो काठमांडू में पूछने तो कैसा मालूम पड़ेगा। लोग बोलते हैं जनकपुर आए, हम 2-3 बार जनकपुर में पूछे, बहुत लोग बोले हम कभी सुना ही नहीं। हाँ, हम जनक महाराज का गुरु तो सुना है, बट उनका जन्मस्थान कहाँ है। अगर वो जिंदा था तो उनका समाधि भी होना चाहिए कभी कहीं ना कहीं। दुनिया का 2 महानुभाव, जैसा अष्टावक्र है ऐसा चाणक्य, इन दोनों का समाधि के बारे में अभी तक कोई मालूम नहीं पड़ा। मेरा एक सोच है, मैं बाद में बताऊंगा, बट जहां तक हमने इंक्वायरी करते गए, रिसर्च करते गए, पूछते गए, बट लकीली जून जुलाई में काठमांडू में हमारा बहुत अच्छा दोस्त, आपको भी मालूम है, अपना शंकर महतो जी, जब मैं जिक्र किया जैसा अष्टावक्र है, बोला है अष्टावक्र हमारा उनका ही जन्म स्थान में मैं पैदा हुआ हूँ, बर्दीवास, और बगल में राजावास। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम जोले से आने का देख के अभी के तो ये तो राजाबास का कनेक्शन क्या वहाँ पे। अगर अगर हम ऐसा सोचेंगे, मैं लोकल में भी सुना हूँ, राजावास में ही जनक महाराज बहुत बड़ा ज्ञान सभा करते थे, जो हमको टीवी चैनल्स में, सीरियल्स में दिखता है। भाई कोई भी जीतेगा 1000 गाय लेके जाओ, 10,000 गाय लेके जाओ, 1 लाख गाय लेके जाओ, और उनका सिंगों में सोना लगा होता है, उनको पूरा सज धज के खड़ा किया जाता है। तो दैट मीन्स कोई भी शास्त्रार्थ में, ज्ञान सभा में जो जीतेगा, वो उस दिन से वो उसका दरिद्रता खत्म हो जाती है। ऐसा ये तो हम लोगों ने भी देखा है यूट्यूब पे। आई थिंक एक गंगा उपनिषद करके एक सीरीज है जिसमें हाँ, महर्षि उसमें कई लोगों अष्टावक्र के बारे में बताया जाता है। और वो वंदी आचार्य का उस टाइम का जो एक डिबेट होता था, तो ये वो क्या ये वो बंदी का भी मैं रिसर्च किया हूं। बंदी सबको बंधन करता था, तो वो भी वो डिबेट्स भी क्या उसी एरिया में होते थे पक्का। और कोई जगह पे अभी तक मालूम नहीं पड़ा। अभी तक अगर स्थान बल से देखेंगे, स्थान प्रशंसा करेंगे, जो राजावास है सिर्फ 2 ही, राजगीर, राजावास। राजगीर आता है नालंदा के नजदीक, विरायतन का बगल में, बिहार में, और राजावास इधर है। राजावास तो इस बार ही सुना हूं मैं, इसका पहले कभी नहीं सुना। तो राजावास वर्ड का क्या कोई हिस्टोरिकल शायद मेंशन है
क्या मतलब किसी किसी हिस्टोरिकल का तो अभी शोध बाकी है, रिसर्च बाकी है, बट अगर वर्ड के हिसाब से देखेंगे, राजा वास, तो राजा का वास उधर होगा, शायद ही मस्ट बी, राजकरण के लिए जनकपुर आता होगा, बट उधर के अपना जैसा दक्षिण भारत में आप सुना होगा लिंगायत संप्रदाय का, जो कन्नडिगा लोगों का कर्नाटका में। बहुत बड़ा जो लिंग धारण करके चलते हैं, उनका जो बसवेश्वर जी है 800 साल पहले, उनका हेडक्वार्टर है बीदर, लेकिन उन्होंने अपना जो पार्लियामेंट बनाया है बीजापुर में, जो जहां गोल गुम्बा दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बा है, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स। सो हर दिन जाता होगा या एक हफ्ते में जाता होगा, आई डोंट नो, या उस समय घोड़े को भगा के जाते, उस समय तो कोई पैदल भी जाते होंगे, बट एक तो बात यह है कि उसका एक स्थान का बल है, राजावास का उसका ही नाम है और कोई नहीं, तो शायद उधर होता होगा, शायद अभी उधर का लोकल गवर्नेंस भी, वार्डाध्यक्ष भी हमको बल दिया, लोकल लोग भी बताए, और उधर तो कई कई चीज ऐसा है हिस्टोरिकली फेमस, चाहे स्टोन एज का कुछ कुछ है, या होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस के बारे में भी अभी तक तो मिला नहीं, कुछ कुछ तो अवशेष में लिया हूं, उसका मैं कार्बन डेटिंग कराऊंगा, और बर्दीवास में भी एक फॉरेंसिक साइंस का डिपार्टमेंट है, उधर भी जाके बात करेंगे अगर वो लोग कर सकते हैं, नहीं तो दिल्ली लेके जाऊंगा, नहीं तो नासा का कुछ दोस्त लोग भी है, उनको भी भेजेंगे। नहीं, ये बहुत ही अच्छा होगा अगर कोई आर्कियोलॉजिकल एक फैक्ट या कुछ ऐसा एविडेंस मिल जाए। ये हम लोगों के एरिया के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा अगर कि मेरे अष्टावक्र जी ख्याल का। से अगर हम लोग तो बहुत छोटे हैं और बहुत समय के बाद बात कर रहे हैं, बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ एशिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ वर्ल्ड, दे मस्ट बी नोइंग, उसको मालूम भी होगा, क्योंकि इधर जनक महाराज है, सीता का हस्बैंड राम को हीरो करना है, और ऑलरेडी नेपाल का बुद्ध ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इतना बड़ा हीरो सब लोग आ जाएंगे तो कई लोगों का धंधा बंद हो जाएगा, तो शायद मेरे ख्याल से ये जानबूझ के एक ऐसा बंद किया होगा, एक साजिश है। आई विल डेफिनेटली से इट इज अ फैंटास्टिक कॉन्स्पिरेसी थियरी ऑफ द वर्ल्ड, एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड मस्ट बी डेफिनेटली नोइंग, इनको डेफिनेटली मालूम होगा, क्योंकि हम लोग इस विषय में बहुत छोटे लोग हैं, कुछ शोधन लोग हैं जो जिसका रोजी रोटी चलता है, ये शोधन में हमारा रोजी रोटी नहीं, हमारा स्पिरिचुअल काम है, लेकिन यह हमारा एक वोरेशियस रीडर होने की वजह से हो, एक जिज्ञासु होने की वजह से हो, हमको हम चाणक्य को जाना है, इनको जाना है, उनको जाना है, सब लोगों को जान रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नाम पूरा दुनिया भर में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूज करता है अष्टावक्र का नाम, which is a top university now, and यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उतना तक क्यों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी यूज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग नहीं, कुछ एवरीवेयर। कुछ तो होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको कि अष्टावक्र गीता के बारे में इस एरिया में भी बहुत कम लोगों को पता है, जबकि वो तो यहीं के थे, इसी एरिया के तो थे एग्जैक्ट, अगर लोकेशन नहीं भी पता हो हम लोगों को। आप बहुत कम से कम बोलेंगे तो भी चलेगा, बहुत कम, बहुत। क्योंकि स्टूडेंट्स डोंट नो, एक्चुअली इट्स अ स्टूडेंट्स राइट टू नो, एक 9-10 साल का लड़का राजा का गुरु बन सकता है, दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। उस डिबेट के बारे में भी अगर आप कुछ बताएं, जो उनका बंदी, आचार्य बंदी से जो हुआ था, वो डिबेट क्यों हुआ था, उसका उसका क्या स्टोरी है? ऐसा है, जो अष्टावक्र जी का पिताजी है, वो ये बंदी का ही बंधन में उनको मरना पड़ा, जब उनसे वाद विवाद में हार गए थे। तो डिबेट हार जाते थे तो मरना उनका पड़ता था। वो आचार्य बंदी, वो नाम बंधन इसलिए आया है, जैसा राक्षस अमात्य बहुत स्ट्रिक्ट होता, राजा को भी ऑर्डर देता था, तो ऐसा ये बंदी क्या, एक मेरे से कोई बात शास्त्रार्थ करेगा, हारने के बाद जल समाधि लेना है, या जल समाधि कहीं बोला जाता है, कुछ लोगों को बंदी बना के रखते थे या अपना सेवक बना के रखते थे, विनर्स विल गेट ऑल, ऐसा एक जो बात है, सो जीतने वाला कुछ भी करे, तो माँ इसको नहीं बताती है अष्टावक्र को, तो एक दिन हट करता है, मेरे को मालूम होना चाहिए पिताजी क्या हुआ, तो तब वो रोते रोते बोलती है ऐसा ऐसा आचार्य बंदी ने ऐसा किया, तो
एक दिन लड़का को मालूम पड़ा कुछ ऐसा ही शास्त्रार्थ होने जा रहा है, बंदी उधर बैठा है, तो वो जाके द्वारपालक से भी झगड़ा करके अंदर घुसता है, कैसे भी घुसता है, उसका कई कई चीज दिखाते हैं, तो कैसे भी अंदर जाता है। जब अंदर जा रहे थे, ये तो थोड़ा फिजिकली हैंडीकैप्ड होने से अष्टावक्र नाम भी इसीलिए पड़ा है। उसका भी कई कई कारण है। जब वो गोद में था, पिताजी को वो कुछ विशेष में कुछ आलोचना किया, तो वो गुस्सा में आके उनको शाप दिया। कारण तो कुछ भी हो सकता है, शायद उस समय पोलियो हो गया होगा, शायद जानकारी नहीं है उस समय, तो लोग ऐसा भाई किसी का हाई लग गई, ये बोलने के लिए होता है, बट समथिंग इज अ फिजिकली डिफॉल्ट। आज का ज्ञान में बोलना है तो दिव्यांग बन के जा रहा था, लेकिन लोग हंस रहे थे कोर्ट में, तो सभा में हंस रहे, तो धीरे धीरे राजा तक जाके, ये सब मूर्खों का राजा आप ही है क्या? राजा तो दंग रह गया, सब लोग साइलेंट हो गया। बोले, हे बालक, ब्राह्मण बालक, ऐसा बात बोल रहे हो? मैं तो राजा हूं। हाँ, हो सकता है एक्चुअली कहीं कहीं ये भी यूज किया गया है, शायद आजकल यूज नहीं कर रहे क्योंकि जातिवाद बन जाएगी बोल के। एक्चुअली कहीं कहीं हम ये भी सुना है, ये चमारों का राजा है क्या तू? क्योंकि उन्होंने राजा जनक को बोला ऐसा। बोला है ऐसा, तो राजा इमीडिएटली शॉक होके, क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि ब्राह्मण को तो बहुत इज्जत देते हैं, ब्राह्मण देवता बोला जाता है, तो ब्राह्मण देवता का बालक, तो उनको भी इज्जत दे रहे हैं। हे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो बालक? तब वो बोलता है, देखिए ये सब लोग मेरा हड्डी और चमड़ा ही देख रहे हैं, मैं कौन हूं क्या है ये कोई नहीं जानना चाहता है। मैं इधर आया हूं आपका आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए, उनको मेरे सामने पेश करिए। ये ऑर्डर दे रहे हैं राजा को। तो राजा बोलता है, बालक, वो बहुत बड़ा महाविद्वान है, स्थापित विद्वान है। तब वो उनके 16 वर्ष के थे। कोई लोग 16 बोलते हैं, कोई 10 बोलते हैं, कोई 9 बोलते हैं। उसमें वो भी एग्जैक्ट स्थापित नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन किया गया है। कुछ लोग बोलते हैं युवापन में आ गया है, कुछ लोग तो मूछ दाढ़ी भी रख के दिखाते हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली। बट ये बाल योगी तो पक्का है, बालक ज्ञानी तो है ही। क्योंकि 7 8 9 साल में लोगों को पता चलता है, बच्चा को मेरे को पिता का जानने का अधिकार है, माँ से झगड़ा करना, ये सब शुरू हो जाता है, सब उसी समय का होगा। आई डोंट से वेरी नेसेंट एज, बट एक कुमार एज में आ गया, एडोलसेंट में आ गया, और मे बी थोड़ा यंग अडल्ट एज में जा रहा है। तो उस समय फिर भी राजा उनको समझाने को कोशिश करता है, भाई वो तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत विद्वान है, तुम लोग बहुत छोटे हो। वो बोलता है, छोटा या बड़ा कौन डिसाइड करेगा, ज्ञानी अज्ञानी कौन डिसाइड करेगा, उसका मापदंड क्या है? तो बोलते हैं, एक अनुभव तो होना चाहिए, आपके बारे में कुछ लोग बोलते रहे, आपका पीछे कुछ टीम भी रहे, शिष्यगण रहे। तब जैसा शंकराचार्य के साथ हुआ था, इधर भी यही बात हुआ, तो इन्होंने शंकराचार्य को बात हुआ था, वो नंद वंश के राजा ने उनका ऐसा ही। वहां तक भी नहीं गया। जब इनका जो शास्त्रार्थ हुआ था शंकराचार्य का, उस समय मंडन, मंडन मिश्र, ए सॉरी, शंकराचार्य जी का, जी मंडन मिश्रा के आप साथ। चाणक्य के बारे में हाँ, सोच मैं रहे हैं। चाणक्य पे हाँ, चला ये गया। एक्चुअली आपका भी गलती नहीं है, शंकराचार्य, चाणक्य और अष्टावक्र, और एक भी मैं डाल सकता हूं, प्रहलाद कुमार, ये चारों महाबाल ज्ञानी। पाणिनि को भी हम इसमें रख सकते हैं, बट पाणिनि थोड़ा बड़े होके ग्रामर में रिसर्च किया, संस्कृत ग्रामर में, वो भी नेपाल में ही हुआ है। तो फिर भी ये कैसे भी करके हट करता है। ये हट वाद प्रतिवाद राजा और ये बालक का सुनकर आकर आचार्य बंदी ही खड़े होके, हाँ मैं ही हूं, तुम्हारा बातें सुनकर लग रहा है तुम अपने ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, चलो हम मैं तो तैयार हूं, लेकिन मेरा कंडीशन जानते हो, जो हार जाता है वो आत्महत्या करना है, जल समाधि लेना है, या मेरा बंदी बनना है। वो बोला है, आप बार बार बोल के हमको डराइए मत, मैं सब जान के सुन के ही आया हूं, हम शास्त्रार्थ के लिए तैयार है। तो बैठते हैं 28 डेज, एक नहीं 2 दिन नहीं, 28 डेज। तो आखिर
एक जगह आने के बाद वो आचार्य बंदी साइलेंट हो जाता है। फिर ये जीत हो जाता है, लोग इनको, और राजा जनक भी उनको माला पहना के जीत घोषित करता है। फिर बाद में जब बंदी बोलता है मैं हार मान रहा हूं, मैं अभी जाता हूं आत्महत्या करने, तब बोलता है नहीं, मैं आपको माफ कर देता हूं। इसके बाद कोई भी ऐसा शास्त्रार्थ में आपको शास्त्रों के अस्त्र जैसा यूज मत करिए। हार जीत तो किसी को भी होता रहेगा, फिर कभी मैं जीतूंगा कभी आप जीतेंगे, ये तो होता रहेगा, बट उसको आप जान तक लेने का अधिकार आपको कौन दिया है? आप कितना पंडितों को, आचार्यों को, ज्ञानियों को आप खत्म कर दिए हैं। वो पाप से आप मुक्त हो जाइए। तो उस समय आचार्य बंदी रोता है, माफी मांगता है, सॉरी बोलता है। और उस समय चनक अपना, सॉरी चनक बोल रहा हूँ, अष्टावक्र अपना परिचय देता है। हमारा पिताजी को आपके सामने हारने से जल समाधि लेना पड़ा। एक बालक को पिता नहीं होना ये बहुत बड़ी पाप है, वो पाप आपने लिया है, लेकिन आज मेरा पिताजी का और मेरा बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे पास है, और आप भी अच्छा जिए, आप कभी किसी को ऐसा कंडीशन मत रखें, ऐसा बोल के इनके बारे में आगे बढ़ा। और बाद में कई दिनों तक, कई महीनों तक राजा और अष्टावक्र का बहुत अच्छा संवाद है। उसका एक सेपरेट बुक है, जनक संवाद। जनक संवाद 3 लोगों के साथ हुआ है। एक वशिष्ठ जनिक का एक संवाद है, और जानकी और जनक महाराज का एक संवाद है, और जो राम लक्ष्मण को लेके आता है विश्वामित्र, इन दोनों का एक संवाद है, और अष्टावक्र जनक का संवाद है। ये सब संवाद अलग अलग संहिताओं में लिखा हुआ है। अष्टावक्र जी का और जो जनक जी का संवाद है वही बेस है अष्टावक्र गीता का? नहीं, वो भी एक है, वो भी एक है, क्योंकि ये एक्चुअली अभी ये भी एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि रामायण पहले है, जनक तो पहले वाला है, गीता तो महाभारत का समय का है। ये दोनों कनेक्शन कैसा होता है? तो इसीलिए हम काल मान प्रमाण ढूंढेंगे तो शायद हम स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये भी बोला जाता है कि जनक 127 जनक रहे, और अभी ये कौन सा जनक का गुरु है, या सब जनकों का एक ही गुरु है, और 80 साल का जनक महाराज का तब गुरु मिला है। जो ये हमारे राजा जनक थे उनका नाम शायद शिरध्वज था। जी, लेकिन ये और एक भी कहानी है, जैसा गुरु का शिष्य भी गुरु जैसे ही बन जाता है, जैसा हम सुनते हैं विश्वामित्र रामायण में भी है, महाभारत में भी है, परशुराम रामायण में भी है, इधर भी है। वो एक ही आदमी नहीं है, उनका उनका जो शिष्य जो उसका स्थान में बैठता है, वो भी वही नाम वाला हो जाता है। वो टाइटल है एक तरह। वो टाइटल है, वो सीट में जो भी बैठा है गुरु जैसा ही बन जाना है, दैट इज द वन। और इसीलिए परशुराम भी आपको बहुत दिखेंगे। और इतना तक क्यों, जो चाणक्य का जो शिष्य है, जो अशोका का गुरु बना है, जी। और चाणक्य तो 63 उम्र में ही संन्यास लेके इस हिमालयों में आ गया है। वो अशोका के दादाजी के गुरु थे। हाँ, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त का गुरु थे। फिर बाद में ये बिंबिसार के। छोड़ के चले गया, बाद में बिंबिसार, फिर बाद में अशोका। लेकिन चाणक्य जाने के बाद अमात्य राक्षस को तो रखा है अमात्य काम करने, लेकिन राजगुरु जैसा सारंग राव को बिठा के गया है। ये कभी सुना है नाम, ये सारंग राव? हाँ, ये सारंग राव ही चाणक्य नाम से अशोका के भी गुरु वही रहा। चंद्रगुप्त से भी बहुत बड़ा नाम कमाया अशोका ने, इंटरनेशनल फेम बन गया। तो समझिए, कभी कभी चंद्रगुप्त कभी कभी नाराज होता था चाणक्य से, दोनों का झगड़ा भी होता था। उस समय सारंगराव समझाता था उसको, अरे मूर्ख, तुम टॉप स्टूडेंट नहीं हो, तुम 3rd 4th में हो, टॉप तो मैं हूं। आचार्य जी मेरे को साथ रखा है, उनका असिस्टेंट समझो या उनका सेवक समझो, तो मैं उनका उत्तराधिकारी बनने जा रहा हूं। तुम्हारे अंदर वो राजसिक
कुछ लक्षण है। सारंगराव तो ब्राह्मण का लड़का है और तुम तो क्षत्रिय का लड़का हो या मौर्य का लड़के हो, तुम वो जीन्स थोड़ा है तुम्हारे अंदर। मुंगरा का वजह से मौर्य बना है, माँ का नाम से बना है। तो इसे तुम्हारे अंदर कुछ राजसिक लक्षण है, इसलिए तुमको वो विषपान कराना, विषकन्याओं से बचाना, तुमको कुछ राजपाट सिखाया। मेरे को कुछ वेदांग भी सिखाए जो आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि राजा को जरूरत नहीं है वेदांग। मैं तुम्हारा भविष्य पीढ़ियों को संभालने का दायित्व तो मेरा है, तुमको राज्य संभालने का दायित्व तो है। ऐसा चंद्रगुप्त को सिखाता, बोलता था। फिर जाके वो पैर पकड़ के चाणक्य से माफी मांगना, ऐसा ऐसा बहुत बार झगड़ा हुआ है। वैसे ही गुरु शिष्य का संवाद तो हर जगह पे होता है, थोड़ा मन मोटा पे भी हो जाता रहता है। बट ये सारंगराव जो है, एक्चुअली अशोक का बहुत बड़ा, इतना बड़ा बनने का सारंगराव का बहुत बड़ा हाथ है। उसका भी हम कभी एक एक बहुत बड़ा जैसा अशोक चक्र, अशोक का नाम से एक ट्री भी आगे, अशोक वृक्ष, कई कई काम किया है। वो सब हम कहीं और बार कहेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर मैनेजमेंट में नहीं आता है अशोका का। अशोका का राज्य विस्तारण में आता है। अगर कोई राजा अपना राज्य विस्तारण करता है, भाई अशोका जैसा करना है। चोला भी किया है, दक्षिण भारत का चोला वंश भी। लेकिन फिर भी पूरा आज का जो साउथ एशियन जो पूरा लैंड मास है वो पूरे सब वो उनके ही राज में ही आता था उस टाइम। अशोका अशोका ज्यादा पीढ़ी तक गया है ये। और आज भी हम बहुत कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया, इवन आपका लुम्बिनी भी कंफर्म हुआ था अशोक चक्र के वजह से ही, अशोक स्तंभ के वजह से। नॉट ओनली इन इंडिया, इवन थाईलैंड में भी, म्यांमार में भी कई कई चीजें उसका एक मापदंड बन के, कुछ कुछ छोटा छोटा आइलैंड्स में। आप कभी बॉम्बे गए होंगे, बॉम्बे से एक थोड़ा दूर एक आइलैंड है, उधर एक बहुत बड़ा 3 मूर्ति का एक विग्रह है। वो भी अशोका ने ही बनाया बोल के एक प्रचलित है। एलिफेंटा, उसका नाम है एलिफेंटा। वो आइलैंड में एलिफेंट्स भी रहते थे, कुछ अवशेष मिले हैं। उतना छोटा आइलैंड में एलिफेंट कैसे गए होंगे? ये सब अगर हम ढूंढते जाएंगे तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे बहुत काम किया होगा। बट मैं अष्टावक्र को, अशोका को, चाणक्य को, सारंगराव को, इन सबको क्यों कर रहा हूं? हमको चाइल्ड प्रोजिडी जो आज बोलते हैं, जैसा चेस में आज प्रज्ञानंदा 11 साल का चैंपियन, फिडा चैंपियन जीत गए, कैसा हो जाता है? सो देयर इज समथिंग। अपने लाइफ के अगर आपके लाइफ में थोड़ा पहले चलते हैं तो जैसा मुझे पता है कि आपने आईआईटी मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग किया है। तो एक केमिकल इंजीनियर और आज जो आप ये रिसर्च कर रहे हैं वो तो एकदम ही अलग पाथवेज है ना। लगता है अलग, बट केमिकल लोचा तो होता ही है। जब मुन्ना भाई को गांधी दिखता है, मेरे को अष्टावक्र क्यों नहीं दिखेगा? चलो जोक सपाट, मजाक मजाक में ही समझे। कभी कभी हम दोस्तों से कुछ ऐसा लड़पन में बैठते हैं, भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो बोलेगा तुम देखा क्या? ये जो लड़पन लड़पन में हम बहुत थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो आपने आईआईटी मद्रास कब किया था, कौन से? 1984। 84। तो उस टाइम में तो पूरे एरिया में आपका एक नाम हो गया होगा कि आईआईटी क्रैक करना, तो आई थिंक उस टाइम में एक बहुत। एक्चुअली जो आप बोल रहे सही बात है, उस समय बहुत ही बड़ा नाम है। बट हमारा घर में मेरे से वो पहले दो बहुत बड़े बड़े हीरो लोग आए। मेरा परदादा, दादाजी का पिताजी क्वीन का हाथ से नाइटहुड लिया था। क्वीन विक्टोरिया। क्वीन एलिजाबेथ। मैं परदादा को देखा हूं, मेरा 4 साल उम्र में उनको 102 ईयर्स में गुजर गए थे। उनका नाम मेरे को रखा गया विश्वेश्वर शास्त्री। एंड ही वाज, उस समय राय बहादुर, राव साहेब, ये सब नाम देते थे। इसलिए बहुत ब्राह्मण लोग राव टाइटल रखते हैं। आज जितना भी सारंग राव जो मैं बोला हूं, या राव जो टाइटल आते हैं, वो उससे ही। एक्चुअली उसको ब्रिटिश में नाइटहुड बोलते हैं। तो हमारा, जो सर टाइटल मिलता हाँ, है। जो कोस्टल आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से नेल्लूर या ऑलमोस्ट तिरुपति तक, मेरा दादा परदादा ही बहुत बड़ा डंका मार दिया। फिर बाद में दादाजी आईसीएस इंग्लैंड में पढ़ के आए,
आजकल आईएएस तो इंडिया में हो रहा है, इंडिपेंडेंस के बाद आईएएस बन गया। इसका पहले इंडियन सिविल सर्विसेज, जो सुभाष चंद्र बोस में जॉब नहीं लिया है, उनको तो 4th रैंक आया था वर्ल्ड ओवर 1929 में। शुरुआत किया 1924 में, उन्होंने जॉब नहीं लिया। He said that I will not work for British. वो जॉब 771 रैंकर मेरे दादाजी को मिला, तो फर्स्ट म्युनिसिपल कमिश्नर बने। उस समय कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स ओनली गोरा चमड़ी यूरोपियंस। तो आपने अचीव तो बहुत बड़ा चीज किया, लेकिन आपसे पहले ही और हीरो मेरा थे पहले आपके 2 फैमिली बड़ा में। हीरो लोग थे, तो इसलिए वो तो अचीवमेंट दब थोड़ा गया दब गई। थोड़ा दब गया। बट बेस्ट अवेलेबल बैचलर तो रहा। एज ए सन्यासी, एज ए बैचलर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जिस तरफ से पूछ रहे, यू आर मोस्ट वांटेड बैचलर, बेस्ट यूथ। अपने टाइम में तो रहे होंगे। यस, मेरे को आंध्रा बैंक जो स्थापक है पट्टाभी सीतारामैया, जो कांग्रेस में भी एक जमाने में सुभाष चंद्र बोस के हाथ से तो हार गया था, बाद में जीत गया। जब सुभाष चंद्र बोस चले गए इंडिया छोड़ के, उस समय पट्टाभी सीतारामैया फिर से कांग्रेस का, ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। वो हमारा पड़ोस, और मेरा पिताजी दादाजी का बहुत बड़ा फ्रेंड, एक ये समकालीन थे, वो पॉलिटिकल थे, ये बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी। जैसा 52 ईयर्स बैक, जब मेरा 10-11 साल उम्र था, 12 साल उम्र था, जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बना था, वो गंधर्व या ऐरावत कुछ नाम था, वो हेलीकॉप्टर राजा महेंद्र को गिफ्ट करने का दायित्व मेरा दादाजी को ऊपर है। उस हेलीकॉप्टर में मैं फर्स्ट 12 साल उम्र में नेपाल आया। नेपाल कनेक्शन आपका बहुत पहले से वैसा 50 ईयर्स से, जी। जब मैं 12 साल उम्र था। नाउ आई एम 64। बट एक बात तो मेरा बहुत, यस, मैं बहुत लकी हूं, बहुत चीजें देखा हूं, पढ़ाई में भी अच्छा, आज भी 4 डॉक्टरेट्स हुआ है, 5th डॉक्टरेट भी चल रहा है। बट हमारा बड़ा बड़ा हीरोज के सामने अभी मेरे को परदादा की जो नाइटहुड मिला, 3 गांव मिला एज गिफ्ट, इसको यहाँ पे शायद जागीर बोलते हैं। जागीर, और उधर अग्रहार बोलते हैं। इधर जो जागीर, आज भी मैं सुनता हूँ नेपाल में, मैं जागीर खाया बोलते लोग। हाँ, पहले राणा सब के टाइम जो तक भी राजा का ये काम चलता किया था। है, वो लोग जागीर खाया। तो हम जागीरदार रहे, जमींदार रहे, और जब दादाजी आए वो आईसीएस, फिर बाद में पिताजी बैंकिंग में एमए एलएलबी, वो भी ऑलमोस्ट डॉक्टरेट है लेकिन डॉक्टरेट नहीं कर पाया। वो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिटायर हुआ। और बाद में हम 5 भाई थे, मैं सबसे छोटा। बड़े भाई जी स्टील प्रोजेक्ट में मटेरियल मैनेजर में गए, सेकंड ब्रदर इंग्लिश लेक्चरर बने, इंग्लैंड तक गया, लिवरपूल यूनिवर्सिटी तक गया, और थर्ड ब्रदर लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डायरेक्टर तक गया, आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एपीएससीबी। और फोर्थ ब्रदर, आज थर्ड एंड फोर्थ ब्रदर अभी जिंदा है, अराउंड 67-68 में, दे आर वेरी ओल्ड। एंड ऑफ कोर्स हमारा घरों में एक्चुअली, घर में तो हम वेजिटेरियन है, बट बाहर omnivorous बन जाते हैं। यू नो, दे ईट एवरीथिंग, दे ड्रिंक एवरीथिंग, एंड आदतों में भी बहुत बड़ा। बट यू आर वेजिटेरियन। आई एम प्योर वेजिटेरियन। मैं अभी तक कोई ड्रिंक्स भी टेस्ट नहीं किया, नो अल्कोहल्स एंड नो सिगरेट। एंड ऑफ कोर्स मैं इतना तक भी बोल सकता हूँ, एक बार विश्वेंदु पासवान जी जब टूरिज्म मंत्री थे एर्थक्वेक समय में, उस समय स्वामी विश्वासानंदा को भी बुलावा आया है पशुपति से, उधर पैसा दक्षिणा भी देंगे और थोड़ा गांजा भी देंगे। तो मैं विश्वेंद्र पासवान जी को पूछा, मंत्री जी ये किसके लिए? ये तो शिव का प्रसाद है आपको। नहीं, शिव का प्रसाद नहीं है। इतना बड़ा बवाल हो गया है। आखिर राजगुरु भट्टराई जी या कोई है, माधव भट्टराई जी उस समय का राजगुरु, अभी भी शायद वही है, क्योंकि राजगिरी खत्म होने के बाद उनको कोई ऐसा लेटर नहीं दिया कि आपको हम राजगुरु से पदवी से हटा दिया, लेकिन अभी भी है माधव भट्टराई जी, अभी भी ऑन पेपर ही इज अ राजगुरु। राजा नहीं है लेकिन राजगुरु है। तो उन्होंने उठ के बोला है कि स्वामी जी जो बोल रहे सही है। महाशिव पुराण, गौरी पुराण, बसव पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, नंदी पुराण, ये 6 पुराणों में
शिव का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। कहीं भी शिव भगवान गांजा पिया बोल के नहीं है, लेकिन ये लोकल स्वस्थानी जो है वो किसी शास्त्र से जुड़ा नहीं है, वो लोकल है। लोकल फोकलोर बहुत होता है। वी विल नॉट बी टेकिंग दैट एज ए। ये जो कहानियाँ जो चलती हैं उसमें तो शिव को गांजा से एसोसिएट किया जाता है। तो हमने इसका ऊपर भी बहुत काम किया है। जैसा आज हम आप जो शोध कर रहे हैं, हम बहुत चीजों में शोध किया। शिव भगवान गांजा पिया कि नहीं, अभी कौन बोलेगा ये बात? हाँ, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर बहुत सारे लोग आपके विरोध में भी आ जाएंगे। अरे इसीलिए तो मेरे को बहुत प्यार से भी बोलते हैं बकवास आनंदा। और मैं सबको बोलता हूँ भाई, आपको अच्छा लगे तो विश्वास आनंदा बोलिए, मैं आपका विश्वास का आनंद का स्वामी हूँ। नहीं तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा, जब तक आपको सच्चाई लगे तब तक बकवास आनंदा बोलिए। हाँ, अगर मैं झूठ बोला, असत्य बोला, मनमानी किया, मैं कुछ इंटेलेक्ट यूज करके मेरा नाम बढ़ाने के लिए किया हूं, तो बताइए, उस दिन से मैं मौनी बाबा बन जाऊंगा, बात करना बंद कर, पब्लिक में आना बंद कर दूं। ये हमारा बहुत बड़ा उसूल है। और गुरुओं का दिया हुआ, जैसा दक्षिण भारत का जो बसवेश्वर, जो हमारा आदि गुरु 800 साल से चल रहा है, और हमारा गुरुजी भी 101 साल तक जिंदा थे, 2008 में शरीर छोड़ दिया। और आज भी मेडिटेशन में उनसे बात संवाद करता हूँ, मेरा हेलोसिनेशन चलता है, दादाजी से मेरा हेलोसिनेशन चलता है। क्या मतलब उसमें आपको लगता है कुछ रियलिटी है या वो जस्ट? हेलोसिनेशन में वो रियलिटी हो या कुछ भी हो, दुनिया को कोई लफड़ा नहीं है, और आपको भी कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। जब तक दूसरों को जब प्रॉब्लम मुन्ना नहीं भाई हो। को गांधी जी दिखता है, हम्म। दारू पी के ही सही। इसीलिए आपने बोला था केमिकल लोचा। केमिकल लोचा तो होना ही चाहिए। जब तक आपका दिमाग में केमिकल लोचा नहीं होगा, आपका सोच विचार, आपका पढ़ाई, आपका मेमोरी ग्लैंड्स, आपका सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, अप टू पीनल ग्लैंड, जिसको बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड, उसको टच नहीं करेंगे आप, तब नहीं, कुछ तो देखिए, जो लोग कुछ करते हैं दुनिया में अचीव, उनमें कुछ तो फ़र्क होता है। जैसे अगर आपका लाइफ में देखो तो कहाँ केमिकल इंजीनियरिंग और आज जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। थोड़ा अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में जाएं हम लोग, तो आईआईटी के बाद फिर आप आपने क्या कैंपस किया? सिलेक्शन से, आईआईटी कैंपस सिलेक्शन में सेकंड सेकंड सेमेस्टर में ही, एक्चुअली हमारा 6 सेमेस्टर्स है। मेरे को 1 ईयर केमिकल बीएससी केमिस्ट्री बीएससी किया, तो मेरे को 4 इयर्स 8 सेमेस्टर्स में 2 सेमेस्टर्स कम किया, क्योंकि मैं 1 साल ऑलरेडी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, मेरा वाइवा वाइवा लेके मेरे को 1 साल कम किया। तो 6 सेमेस्टर्स में सेकंड सेमेस्टर में ही मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, ग्लैक्सो फाइन केमिकल्स, अभी जीएसके, लेकिन उस समय ओनली ग्लैक्सो, जीएल इंडिया लिमिटेड, ग्लैक्सो लैबोरेटरीज लिमिटेड, उसका एक डिवीजन है फाइन केमिकल्स। उस समय इंडिया का जो फ्रेंचाइज हेड था राजा धनराजगीर हैदराबाद का। जब उनका मरने के बाद उनका पूरा बच्चे लोग पूरा प्रॉपर्टीज बेच दिया, ग्लैक्सो कंपनी उनका फ्रेंचाइज बेचने को तैयार हो गया। एक्चुअली ग्लैक्सो इज नॉट इंडियन कंपनी, इंग्लैंड कंपनी है। तो फ्रेंचाइज था इंडिया हाँ, का। वो ग्लैक्सो कंपनी का जो मूल जो शुरुआत किया है, वो लोग भी बेचना चाहते थे, क्योंकि हेइंज कंपनी एक है, हेइंज कंपनी जो जर्मनी का है, जो टोमेटो सॉस बनाते हैं। टोमेटो सॉस बनाते हैं। आज पूरा ग्लैक्सो फूड प्रोडक्ट्स, ग्लूकोन डी, ग्लूकोन सी, नाइसिल, फैरेक्स, विनिंग फूड्स, ग्लैक्टो मिल्क पाउडर्स, ये सब हेंज में चले गए। उस समय ये लोग बोला इतना बड़ा एक ब्रांच चले गई है, तो हम भी इसको बेच देंगे। उस समय स्मिथ लाइन बिकैम पर खरीदा है, मूव लाइक बेकहैम, वो भी इंग्लैंड कंपनी है। जैसा फुटबॉल में बेकहैम, मूव लाइक बेकहैम बोल के फिल्म भी आई है, बेंड इट लाइक बैकहैम। बेंड इट लाइक बेकहैम, यस सर, थैंक यू। सो बेंड इट लाइक बेकहैम, वो उनका ही फैमिली वाले स्मिथ लाइन बेकहैम और 2 पार्टनर्स को लेके ग्लैक्सो स्मिथ लाइन बेकहैम बन गए। बट उस समय मैं उनके पास नहीं था। मैं 88 में ग्लैक्सो छोड़ दिया, वो 3.5-4 इयर्स काम किया। 84 में आप आईआईटी में गए थे और 88 में जीएसके से आपने जॉब क्विट कर दिया था। क्विट कर दिया। फिर बाद में क्यों क्विट करना पड़ा? एक्चुअली ग्लैक्सो कंपनी हैज ऑफर्ड मी टू डू माय एमबीए फ्रॉम चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। ये लोग रीजनल मैनेजर जैसे लेके
सिंगापुर में रखे थे, एडवांस मैनेजमेंट कोर्स, क्योंकि मेरे को तो पढ़ाई तो है, मैनेजमेंट स्टडीज तो है ही नहीं। और पिताजी बैंक मैनेजर है, दादाजी म्युनिसिपल मैनेजमेंट में है, बट आई वाज नॉट बीइंग ट्रेन्ड इन द मैनेजमेंट। सो दे थॉट इनका मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ जीन्स तो होंगे ही, बिकॉज नाइटहुड का ग्रैंडसन है, एंड नाइटहुड का ग्रैंडसन होने से मेरे को बहुत सुविधाएं मिली है। आज भी अगर इंडिया का कोई मिनिस्टर के पास जाना है, हम लोगों को जल्दी प्रिविलेज है वो। प्रिविलेज है। आज मैं दादाजी को जो पद्मश्री मिला है, नाना जी वेंकटप्पैया जी वो विनोबा जी के साथ 14 साल पूरा इंडिया में पैदल घूमे थे। विनोबा जी तो पैदल जाते थे, इंदिरा गांधी को एक टेलीग्राम भेजते थे, आई एम कमिंग, निकलते थे, 3 महीने के बाद पवनार से दिल्ली पहुंचते थे। ही यूज्ड टू मूव। उनका पूरा फाइल्स लेके चलने वाला वेंकटप्पैया जी, मेरा माता जी का पिताजी। उनको पद्म भूषण मिला जब उनको भारत रत्न मिला था विनोबा जी को। विनोबा जी तो भारत रत्न लिया नहीं, लेकिन मैं दादाजी को पद्मश्री मिलना भी देखा हूँ 1981 में, और 1991 में नाना जी को पद्म भूषण मिलते हुए देखा है। और इसी विषय श्रृंखला में आता है, मेरे को भारत रत्न बनना ही बनना है, जिंदा या मुर्दा। तो देयर इज अ चिप ऑन योर शोल्डर। नॉट दैट, दैट्स ओनली पर्सनल टारगेट। तो कभी इस चीज़ का प्रेशर फील होता है? भारत रत्न अब बहुत ही एक बड़ा टारगेट हो गया ना। मेरे को तो नहीं लगता, मेरा टीम को तो वो प्रेशर देता हूँ काम करने के लिए। ऑफ कोर्स सिंस लास्ट 11-12 years मोर देन 11 कंट्रीज में स्वामी विश्वासानंदा फाउंडेशन एर्थक्वेक से शुरू होके आगे बढ़ रहा है, और 4 कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, और मैं अभी तक 72 कंट्रीज घूमा हूँ, और कहीं भी जाता हूँ ये सब टॉपिक्स टच करता हूँ। और एक हमारा झगड़ा चल रहा है, जो चेस इधर ही शुरू हुआ है, वाई नॉट वी शुड मेक इनटू द सिलेबस ऑफ द चिल्ड्रन। स्कूल्स में शायद जो भी आश्रम हम बनाएंगे, बच्चों को हम चेस भी सिखाएंगे। चेस से दिमाग पे बहुत अच्छा असर पड़ता है उससे। अच्छा असर पड़े या ना पड़े, दैट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मेडिटेशन। 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, आप चुप बैठ के कॉन्सेंट्रेट करेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, दैट इज अ मेडिटेशन। और हमारा एक स्लोगन है, हम उसको हम वेदों से लिया है, विद्या वैद्य ध्यानम आनो भद्रा क्रतोयन्तु विश्वतः विद्या वैद्य ध्यानम विश्वम पुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनातुरम। बोले तो विद्या वैद्य ध्यानम, हम लेना भी वही है, देना भी वही है। आनो भद्रा क्रतोयन्तु विश्वतः, दुनिया में जितना भी बड़ा कोई भी काम चल रहा है वो मेरे पास आ जाए, कोई नया हो रहा है मेरे पास आ जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे को पंख नहीं दिया है भगवान, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बैठूंगा। वो सोच विचार कोई माध्यम से, किसी के दोस्त के माध्यम से आ जाए, कोई वो विद्वान मेरे को विजिट करने आ जाए, या कैसे भी मेरे पास पहुंच जाए। इस विषय में हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मेडिकेशन, मेडिकेशन कैसा, मैं तो एलोपैथी में काम किया, अभी मेरे को इतना तो ज्ञान मिल गया कि एलोपैथी इज नॉट ए मेडिसिन, इट्स अ मेडिसिन। वही मैं बात करने वाला था, आपका फार्मा इंडस्ट्री का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पर ग्लैक्सो के बाद तो मैं जॉनसन एंड जॉनसन में रहा, एमबीए में यूनिवर्सिटी सेकंड होने से कैंपस सिलेक्शन ऑफर आई, हम्म, और मेरा बॉस को दिखाया तो बोला, हे इट्स अ वेरी गुड ऑफर, यू मस्ट गो। तो आपके बातों से कभी कभी लगता है आप फार्मा इंडस्ट्री, ये कॉर्पोरेट कल्चर के थोड़ा सा तो अगेंस्ट हैं, तो ऐसा ऐसा क्यों है? क्या वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था कभी? इंसिडेंट्स तो मैं देखा हूं, मेरे ऊपर तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है। आई डोंट हैव एनी बैड एक्सपीरियंसेस टू बी वेरी फ्रैंक, आई मस्ट बी वेरी लकी इन दैट। बट थिंग जो दुनिया में हो रहा है, एक्चुअली पूरा अमेरिका हो, यूरोप हो, पूरा कॉर्पोरेट से ही चला रहा है। और आज मैं नाम लेने का कोई झिझकूंगा नहीं, कोई पीछे नहीं हटूंगा। आज पहली बार मोदी का गवर्नमेंट में कॉर्पोरेट से ही चला रहा है, चाहे वो अंबानी हो, अदानी हो, थोड़ा हद तक टाटास भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इसीलिए बीच में साइरस मिस्त्री को रिजाइन करना पड़ा। ही वॉज अ 46 years old फैंटास्टिक चेयरपर्सन, उनको कैसे भी हटाने को मोदी गवर्नमेंट में, और बाद में वो मर गया। आजकल हम सोचेंगे ये लोग शायद मराया होगा,
इतना बड़ा गाड़ी में जाने वाले जो राडार भी सेटिंग होता है उनका गाड़ियों में, टाटा का जो चेयरमैन है वो कैसे एक्सीडेंट में मर जाता है साहब? लेकिन तब तक वो एक्स चेयरमैन थे आई गेस। एक चेयरमैन के बाद मारा है, बट उस समय तक तो पदवी से तो हटाया। क्यों हटाया? ही इज द फर्स्ट पर्सन टू अपोज जीएसटी। जीएसटी को एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा कोई बोले तो इसको प्रॉब्लम होता है। और उस समय वेणुगोपाल, वो जो वोडाफोन का, वो भी थोड़ा आवाज रेज कर रहा था, उसको भी अरेस्ट कर दिया। और एक आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा टाइकून राजू, रामलिंग राजू, उसको भी अरेस्ट कर दिया। एनीबडी, बैर राजू फाउंडेशन, उसका दादाजी का नाम बैर राजू, रामलिंग राजू का दादाजी है बैर राजू। ये लोग समाज के लिए बहुत काम किया। एक्चुअली आज आंध्रा के लिए कोई कैपिटल सिटी नहीं है, यू विल बी शॉक्ड टू नो, बट एवरी डिस्ट्रिक्ट कैपिटल हैज बिकम लाइक अमेरिका। चाहे चित्तूर हो, तिरुपति हो, नेल्लूर हो, गुंटूर हो, ओंगोल हो, विजयवाड़ा हो, मछलीपट्टनम हो, राजमंद्री हो, भीमवरम जहां मैं पैदा हुआ हूं, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, ये सब बड़ा बड़ा नाम बन गए। अमरावती। अमरावती एक ऐसा चंद्रबाबू नायडू का एक सोच है। एक्चुअली दैट इज अ वेरी कल्टिवेशन लैंड। उधर बिल्डिंग्स भी नीचे जा रहा है। एक्चुअली उधर अननेसेसरली 5,000 करोड़ खर्चा करके एक नया सिटी बनाने बिल्डिंग्स का। भी बना दिया, पार्लियामेंट असेंबली भी बना दिया, हाई कोर्ट भी बना दिया, बट सब क्रैक हो रहा है। इसीलिए नेक्स्ट प्रेसिडेंट, नेक्स्ट सीएम रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी विशाखापट्टनम लेके जाने को सोच रहा था। एक्चुअली जब तेलंगाना आंध्र सेपरेट हुआ था, एक्चुअली विशाखापट्टनम या राजमंद्री या नेल्लूर कैपिटल्स बने तो अच्छा होता था, एटलीस्ट गुंटूर, क्योंकि विजयवाड़ा ऑलरेडी बड़ा सिटी हो गया है। बिकॉज गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्वाड्रेंगल रोड आने की वजह से, और ट्रेन्स का बड़ा जंक्शन होने से, एवरी 15 सेकंड्स में एक एक्सप्रेस ट्रेन जाती है। आप समझिए 24 आवर्स में कितना हल्ला होता होगा। तो फिर उनको जनता ने रिजेक्ट क्यों कर दिया? आखिर जगनमोहन रेड्डी तो हार गए इस बार। ईवीएम, सो यू थिंक डेफिनेटली नॉट आई कॉन्स्पिरेसी एम है? थिंकिंग, नॉट आई एम थिंकिंग, इवन इयान मस्क इज टेलिंग नाउअडेज। बड़े बड़े कंट्रीज जो ईवीएम को जो सृजन किया है, आविष्कार किया है, वो लोग भी यूज नहीं कर रहे हैं। वो सब बैलेट में वापस चले गए। डेफिनेटली जर्मनी में एक आदमी ने डाउट जताया, एक वोटर, जर्मनी तो पूरा बदल के फिर से रीवोटिंग किया। लेकिन इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा बोलती है ना कि जब आप लोग हार जाते हो तब ईवीएम पे दोष देते हो, जब जीत जाते हो जहाँ पे, जैसे अभी कश्मीर में तो आखिर इंडिया अलायंस ही जीती है, तो वहाँ पे फिर ईवीएम क्यों नहीं काम आया? एक जबरदस्त इलेक्शन मैनेजमेंट चल रहा है इंडिया में। ये इलेक्शन पॉलिटिकल साइंस वालों को बहुत बड़ा डॉक्टरेट्स देगा। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। इलेक्शन मैनेजमेंट में तो कई मिलियनर्स और बिलियनर भी मे भी बन सकते हैं, They जैसे are only doing it. प्रशांत किशोर का हम लोगों ने सबने नाम तो सुना ही है। They are only doing it. Now next CM वो बनेगा, क्योंकि बिहार वो का। बीजेपी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि बीजेपी डायरेक्टली जीत नहीं पाएगी। अभी प्रशांत किशोर को वो डमी कैंडिडेट जैसा उसको फंड्स भी दे रहे हैं। वो ऑलरेडी एनडीए से ही, वो तो बोल रहे हैं कि मेरा कंपटीशन एनडीए से ही है। बट ही इज इंडिया पर्सन, इवन अप टू इंडिया और एनडीए? एनडीए बीजेपी का सपोर्ट है, वो बीजेपी सपोर्ट बीजेपी का सपोर्ट है। और इवन असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का, वो भी बीजेपी सपोर्ट है। वो है उसको डेफिनेटली आम उनके आदमी पार्टी, पार्टी वो उनके भी पार्टी बीजेपी को, का सपोर्ट है। हाँ उनके पार्टी को मतलब ओवैसी जी के आज पार्टी को। हरियाणा हार गया है आम आदमी पार्टी का 2% वोट जाने से, नहीं तो कांग्रेस जीतता था। इट्स ओपन सीक्रेट, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, बाकी लोग चुप है। बट लेट मी टेल यू, ये ईवीएम मशीन, हाँ बीजेपी बोलेगी जब हम जीतेंगे तो आप बोलेंगे ईवीएम से जीत गया, बट अभी भी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप देखिए न्यूज में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5,000 से 10,000 वोटर्स को निकाल रहे हैं। एटलीस्ट अभी तक वो रावत ने तो चैलेंज करके भी बोला है, मोर देन 5 लाख वोटर्स को निकाल दिया। कभी कभी 1-2 वोट से जीतने वाला कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर आप 1,000 निकाल देंगे, 5,000 निकाल देंगे,
तो डेफिनेटली आपको मेजॉरिटी दिखेगा। एक्चुअली मैं नहीं, इंग्लैंड से एक बहुत बड़ा आदमी ने बोला है, इंडिया में इलेक्शन नहीं, राजतंत्र प्रजातंत्र नहीं, एक इलेक्टोरल मोबोक्रेसी चल रहा है। तो ये 14 से पहले नहीं था क्या? एक्चुअली इसीलिए कांग्रेस चुप है। ये लोग भी करते थे बट बहुत छोटे पैमाने पे। ये लोग तो भी चोर है। एक्चुअली सब पार्टियां करते हैं। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी बोलती है मेरे को ईवीएम मशीन से कोई लेना देना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वो भी जीतती है ऐसा। एक्चुअली ये इलेक्शन कमीशन जैसा न्यायपालिका पैसा लेके करती है, इलेक्शन भी ऐसे। जब तक ईवीएम मशीन हटेगा नहीं, एक्चुअल चीज मालूम नहीं पड़ेगा। और देखिए नेपाल में भी कभी इलेक्शन होता है, इलेक्शन खत्म होते ही वो काउंटिंग शुरू। आपको 2-3 दिन के बाद क्यों काउंट करना है, वो समझ में नहीं आता है। अमेरिका में भी इलेक्शन खत्म होते ही 5 बजे या 6 बजे इमीडिएटली काउंटिंग शुरू, रात भर चलेगी या नेक्स्ट डे भी चलेगी, कभी तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट इधर इलेक्शन के बाद 3-4 दिन के बाद बोलेंगे, अभी 20 तारीख को, नवंबर 20 को इलेक्शन हो रहा है, 23 को हम रिजल्ट बताएंगे व्हाट इज दिस मैन। हाँ, लेकिन इस बार हरियाणा में बहुत अच्छा प्रूफ पकड़ा है। 3 दिन के बाद भी ईवीएम मशीन का बैटरी 99% कैसा है। जहां जहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला है वो 60%, 70% में थोड़ा कम तो होता ही है। अगर आप मोबाइल को यूज नहीं करेंगे तो भी, डाटा यूज नहीं करेंगे तो भी एटलीस्ट 50% तो हटना चाहिए 2-3 दिन में। इधर 99% कैसा है, और बस एक ही ईवीएम को 97%। इसके साथ साथ आप बीजेपी का नाम लिया तो मैं बता रहा हूं, ये लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है, ये भी एक बहुत बड़ा बकवास है। स्वामी होने से मैं भी एक बाय डिफॉल्ट मैं भी हिंदू हूं, बट मेरे को बचपन से अभी तक ये हिंदू शब्द का मीनिंग समझ में नहीं आया। सत्य सनातन तो समझ में आता है, सत्य, ट्रूथ, सनातन, एंशिएंट, बट ये हिंदू कहां से? सिंधु, सिंधु घाटी अभी भी है, सिंधु नदी अभी भी है। अगर अगर मान लीजिए आज एक इस सॉरी, मैं कम्युनिटी आपका को, बीच में बात नहीं, बीच में मैं आ रहा मैं हूं। भी एक एक चीज़ बस बोलना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए हिंदू ही बोलते हैं या कुछ लोग रेफर कर रहे हैं हिंदू से, तो उसमें समस्या क्या है? समस्या ये होता है, सिंधी, जो सिंधु से सिंधी लोग आज भी है। आशाराम बापू सिंधी है, सिंध पाकिस्तान में एक है प्रोविंस ही है, हाँ। है और सिंधी लोग एक्चुअली गुजरात में सिंधी लोग एंड पारसी लोग डेवलप किया। ये गुजराती कौन है? हिंदुत्व आने से ही गुजराती लोग बड़े आए। अमित शाह जैन है, वो हिंदू से क्या लेने देना है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। बस नहीं, कोर्ट ने बोला है तड़ीपार। जब 2002 में वो गोधरा कांड हुआ है, ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू गुजरात फॉर 3 years, तड़ीपार। ऐसा आदमी होम मिनिस्टर बनेगा इंडिया का? और एक बात है, इंडिया का होम मिनिस्टर अमित शाह अमेरिका तो छोड़िए, नेपाल भी नहीं आ सकता है, क्योंकि ही डोंट हैव एनी राइट्स टू क्रॉस द बॉर्डर्स। उनके पास पासपोर्ट नहीं है, सच में? उसको मिलेगा भी नहीं, वो तो होम मिनिस्टर है ना, फिर उनको भी नहीं कौन मिलेगा। देगा? इज अ क्रिमिनल, इंटरनेशनली इज अ क्रिमिनल। तो आप हिंदू राष्ट्र के अगेंस्ट में क्यों हैं? मैं हिंदू राष्ट्र के अगेंस्ट में नहीं हूं, हिंदू के अगेंस्ट में हूं। और अगर आप सत्य सनातन राष्ट्र बनाना है तो वो ठीक है, आई एम देयर फॉर यू। बट जब हिंदू राष्ट्र बोलेंगे जिसका मीनिंग ही हमको मालूम नहीं है, उसके ऊपर कोई बिंदु भी नहीं मिला अभी तक हमको। तो आपके हिसाब से क्या फ़र्क है एक हिंदू वर्ड में और सनातन में? सत्य सनातन में, अभी सनातन बोलने से फिर सत्यता दूर हो जाती है, इधर तो असत्य हिंदुत्व तो आ जाती है। इधर तो शिव तो गांजा पिएगा, बलि चढ़ेगी, सब लोग नाच नाच के नॉनवेज खाएंगे। सत्य सनातन से दारू, गांजा, नॉनवेज से कोई लेना देना नहीं। आपको नॉनवेज खाना है तो खाइए, धर्म के नाम से नहीं, वो भी भगवान के नाम से नहीं, विष्णु वैष्णव के नाम से नहीं चलता है, शिव के नाम से चलता है। दैट इज अ प्रॉब्लम विथ मी, बिकॉज शिवा, ऑफ कोर्स आई हैव नॉट सीन, शिवा मस्ट बी एलियन, वो कोई
कोई ग्रह से आता भी होगा, विश्व संभालने के लिए एक पावर चलता होगा, बट कोई इंसान के आकार में तो नहीं है वो पावर। इसीलिए हमसे इस्लाम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, भाई तुम्हारा अल्लाह भी, मेरा शिव भी एक ही होगा। और जीसस क्राइस्ट बोल रहे, ओ माय फादर प्लीज हेल्प मी, वो फादर भी शिव ही होगा या अल्लाह ही होगा। जैसे हिंदू धर्म, फिर मैं हिंदू वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर वेद सब पढ़ें हम लोग, तो उसमें भी जो एक भी शब्द भगवान हिंदू में नहीं आता है। नहीं, वो तो सही है, और भगवान का भी जो वर्णन है रियली में, वो तो एक निराकार, जिसको हम ओमकार रूप से भी वेदों संबोधन करते में हैं। भगवान का कोई वर्णन ही नहीं है, बस एक ही जगह पे आनो भद्रा कृतवंत भद्रा वीरभद्र शिव का एक रूप है ऐसा बोला आता है, बट उधर भी पूरा बताया नहीं। ये भद्र विश्व का एक रिप्रेजेंटेटिव है, भद्र भद्रा। आपको पुराणों में भी ये जो कार्टून नेटवर्क सब पुराणों में ही है, अष्टादश पुराण। अभी मैं बताता हूँ, जो नेपाल में जो देवघाट है, देवघाट में थोड़ा त्रिशूल से ऊपर जाएंगे, एक वेद व्यास त्रिशूल का ऊपर एक गौशाला है, उधर बैठ के 5,000 शिष्यों के साथ उन्होंने वेद संकलन किया है। वो कैसा हुआ? नैमिषारण्यम, जो इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है, श्रावस्ती से थोड़ा आगे जाने के, बहराइच, अभी जो झगड़ा हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, बहराइच से थोड़ा आगे जाएंगे, उधर एक सीतापुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वो भी नेपाल का सटी हुई है। वो सीतापुर में एक नैमिष रेलवे स्टेशन भी है, उससे थोड़ा अंदर नैमिषारण्यम दधीची महर्षि का आश्रम है। उधर भी 3 साल में एक बार 88,000 लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। उस समय में 88,000 ऋषि लोग उधर बैठ के 3 साल में एक बार अपना मीटिंग्स करते हैं। उस समय डिसाइड किया गया है, वेद व्यास को हम ये काम सौंपे। 88,000 ऋषि लोग जो भी लिखा है, थाल पत्र में लिखा है, पत्थर में लिखा है, या कुछ बोला है, ये सब उनको जाइए। और सब ऋषियों का शिष्य 5,000 शिष्य उनके साथ दिया गया। वो 5,000 शिष्यों को, अपना शिष्य ही नहीं, बाकी ऋषियों का शिष्य भी। उस समय का अध्यक्ष कौन था? अगस्त्य मुनि। उन्होंने ऑर्डर दिया, भाई उधर जाओ, तुमको जो अच्छा जगह है उधर बैठो। उन्होंने देवघाट चुना, जो हिमालय का त्रिवेणी बोला जाता है, त्रिशूली, उधर बैठ के पहले वेदों को संकलन किया। फिर भी कुछ अलग से जुट गया, उसमें से उपवेद बनाया, धनुर्वेद, आयुर्वेद, वाणिज्य वेद, ऐसा 4 वेद उपवेद बना। फिर बाद में और भी कुछ बच गया तो उपनिषद बनाया। उसमें से कुछ दर्शन शास्त्र, बोले तो प्रैक्टिकली क्या दर्शन, एक्चुअली हम सब लोग दर्शन शास्त्र में ही आते हैं। और एक आगम शास्त्र है, उधर रिचुअल्स आते हैं, लेकिन उधर भी कहीं आपको चोटी रखना है, सिक्का रखना है, क्रॉस बेल्ट लगाना है, ये सब कहीं लिखा नहीं। एनीबडी कैन डू दैट। आपको आगम शास्त्र में जाना है तो वो करिए, अगर आप दर्शन शास्त्र में आना है तो इधर है। हाँ, फिर बाद में और भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब संकलन करके अष्टादश पुराण बनाए। और आखिर में लिखा है, भागवत के बाद 18वां जो व्याकरण पुराण 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 18वां पुराण, भागवत के बाद और कुछ लिखने का जरूरत नहीं। वैष्णव लोग क्या बोलते हैं, यही बेस्ट है और इसके बाद लिखने का जरूरत नहीं। वैसा ही मुसलमान भी बोलते हैं, कुरान के बाद कुछ नहीं करने की जरूरत। अभी पुराण कुरान बन गया, कुरान पुराण बन गया, भगवान जाने। आपको एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल बताता हूं। हमारा सरनेम, टाइटल तो शास्त्री है, बट सरनेम तो सिद्धानी। ये भी जहां से चाणक्य पढ़ के आया है, कंदहार से, तक्षशिला से। हमारा कोई 50 पीढ़ियों का पहले का किसी को एक राजा ने लेके आया होगा साउथ इंडिया में। फिर हमारा 51 52 पीढ़ियों से हमारा वंशवृक्ष लिखा हुआ है। उसका पहले का शायद तक्षशिला में रह गया होगा। सच है, इसको हम सच मानेंगे, घंटी हो या छींकना हो, तो ऐसा हुआ होगा। तो इस श्रृंखला में एक बात चुप जाती है, जहां ये जो सिद्धानी सरनेम जो है,
मैं जब दुबई में एयरपोर्ट में बैठा है तो एक अनाउंसमेंट आ रहे हैं, डॉक्टर सैयद हानी, डॉक्टर सैयद हानी। मैं बोला कोई सैयद हानी होगा। लेकिन बाद में वो इधर ढूंढ ढूंढ के आके मेरा फोटो दिखा के, यू आर द सेम। यस, एग्जैक्टली, अडवाणी, वीरमणि। वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमंस आर लाइक बॉस, माइग्रेंट ऑर्गन्स है ना, we are मतलब the best migrating animals and more better than birds. Birds को भी कुछ, fishes को भी yields एक ही जगह होता है, but human is such a migrating animal, he is going to everywhere. अब दुनिया का कोई कोना भी तो नहीं छोड़ा है। दुनिया का कोना छोड़िए, पाताल कोट भी है छिंदवाड़ा में। आप सुना भी होगा, मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जी उसमें 250 किलोमीटर रेडियस सर्किल में, स्क्वायर किलोमीटर्स में, भूमि के अंदर कितना करोड़ों लाखों है लोग मालूम नहीं, पाताल कोट बोला जाता है। चलिए, मैं बोलता जाऊंगा तो ऐसा बहुत विषय आ जाए। मुझे लगता है हम लोगों को बहुत सारे पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बात कर रहे हैं। अगर महर्षि जी की बातों पे वापस आएं, एक बार मैंने आपसे बात भी किया था कि हम लोगों आपने आपने बताया जैसे हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, हर जगह उनकी बातों को पढ़ाया जाता है। तो स्टैनफोर्ड, हम लोगों के यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में उसको क्यों नहीं एनरोल कर रहे मैं हैं? जैसा बोला हूं फिर से मैं उसको ही बोलूंगा, एक बहुत बड़ा साजिश हो रहा है। शायद बुद्ध के से भी कोई बड़ा ना हो, राम से भी कोई बड़ा ना हो। या इसमें इसमें क्या कोई कमर्शियल फैक्टर है? कमर्शियल फैक्टर भी होगा, धार्मिक फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। साउथ एशिया में, ऑफ कोर्स पूरा दुनिया में ये वर्ल्ड वार्स भी हो रहा है इस्लाम क्रिश्चियन के बीच में। अभी जो इजराइल में हो रहा है, यहूदीस एंड इस्लाम एंड क्रिश्चियंस तीनों का बीच में, और कहीं कहीं बुद्धिज्म का और हिंदुत्व का हो गया है। इंडिया में जब अंबेडकर साहब हिंदू छोड़ के बुद्धिस्ट बन गए तो इन दोनों के बीच में झगड़ा आज भी चल रहा है। तो मेरे को लगता है दुनिया में ऐसा बहुत साजिश है, उसमें अष्टावक्र जैसा महानुभाव, महाज्ञानी, बालक ज्ञानी, महर्षि का नाम दब जाना, ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ा साजिश है। शायद अभी तो लोकल गवर्नेंस, जो हमारा बड़ा अध्यक्ष है विराट कुमार बिस्ट जी, बहुत उत्साहित से हमारा साथ दे रहा है, लोकल वाला भी दे रहा है। शायद आज हम हमारा मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर शत्रुघ्न कोयरी जी को मिल रहे हैं, उनको भी मैं जब काठमांडू में मिला था बोला हूँ, शायद वो भी थोड़ा सपोर्ट देंगे। फिर आगे जाके पुलिस साहब से भी हम कुछ बात करके, नहीं, और आपका एफर्ट बहुत ही सराहनीय है और हम लोगों के इस क्षेत्र के लिए भी बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर जरूर होगा, जरूर होगा, जी, और आगे आने वाले पीढ़ियों को बहुत सहायता होगा। बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें मैं आपसे बस ये लास्ट एक ये जानना चाहता हूँ कि अब क्या प्लान है आगे, मतलब इस रिसर्च बेस्ड क्या नहीं, प्लान है? थोड़ा आगे बढ़े हैं, एक कमेटी बन गई है और अभी उधर रजिस्ट्रेशन करेंगे, और इमिडिएटली एक स्टैट्यू, अच्छा सा स्टैट्यू अष्टावक्र का बना के, और उधर छोटा सा एक आश्रम जैसा, काष्ठ मंडप का हो या किसी भी हो, थोड़ा छोटा सा बना के, और पूरा दुनिया में ऑलरेडी मेरा लेटर्स भी जा रहा है, विषय भी जा रहा है, और 3 अच्छा दोस्त लोग, एक अमेरिका से, एक इंग्लैंड से और एक साउथ अफ्रीका से, वो लोग शिवरात्रि में आएंगे बोल के वादा भी किया है। और अभी तक मैं मोर देन 25 यूनिवर्सिटीज को मैं कांटेक्ट किया हूँ, उसमें 5 यूनिवर्सिटीज दे एक्नॉलेज्ड, एटलीस्ट वी आर रिसीव्ड एंड विल गेट बैक टू यू। और उसमें स्टैनफोर्ड होना, ऑक्सफोर्ड होना, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी होना। हम लोगों के लिए भी बहुत गर्व का ये विषय है। और मैं तो आपका जो है ये एफर्ट है बहुत सराहनीय है। आप अपने हज़ारों, अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ आके आप जो काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग यहाँ पे भी अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो इसमें मैं मेरा भी स्वार्थ है, क्योंकि हम दुनिया में अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो गांधी जी किया हो, अंबेडकर किया हो, आपका राष्ट्रगुरु नरहर नाथ आचार्य जी ने किया हो। हम भी कुछ करें, लेकिन ये कुछ 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 में बहुत बड़ा एक पॉइंट मिला है कि अष्टावक्र। और आज चाहे कितना भी लोग प्रूफ मांगे या कुछ भी, एक दिन तो मिलेगा ही कहीं से, कोई भी साजिश ऐसा ही चुभ नहीं जाएगी। सत्य को एक ऐसा फनी वे ऑफ कमिंग आउट होती है, वो कभी ना कभी आएगा ही, बट जनकपुर और कोई नहीं है,
जनक महाराज, चाहे 125 जनक महाराज है, इधर ही तो रहे। बर्दीवास हो, महोत्तरी हो, राजावास हो, एक ही नाम से तो है, 10 तो नहीं है। तो कोई तो बताए, और कोई नाम है तो बताए, हम जाके उधर देखेंगे। महोत्तरी नाम भी कुछ महत्व काम हुआ होगा। मेहता, महतो, ये सरनेम सब उससे जुड़े हुए होंगे। इसीलिए मेरे को यहां तक लाने का, वो जो शंकर महतो जी हमारा अच्छा मित्र है, शायद उनको भी जीन्स में ये होगा, या महोत्तरी, महतो और ये राजावास, बर्दीवास में कुछ तो हुआ है। सी योर जीन्स, योर सोल, वो ऐसा चुप नहीं बैठेंगे। आप सो जाएंगे लेकिन वो काम करते रहेंगे। शरीर को तो रेस्ट चाहिए, आत्मा को क्या रेस्ट चाहिए। जी स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम लोग इतने सारे टॉपिक को आज हम लोगों ने टच किया है, फ्यूचर में भी आपसे ऐसा ही संवाद होता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत और अच्छा है। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग नहीं भी बात कर पाए एटलीस्ट क्योंकि उसका झलक तो आ हाँ गई। झलक आया नाउ यू नो या कितने सब्जेक्ट्स में हम बात कर सकते नाउ वी हैं। कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट देम इन डेफिनेटली, इन फ्यूचर पॉडकास्ट। तो आज जो आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मैं टाइम ही एकदम तो है, और कुछ नहीं है मेरे पास। मैं एकदम भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका प्रयास एकदम सफल हो। और आज आई एम श्योर कि आपकी आप आपका लोगों जो का ये साथ लाइफ देना ही हमारा सफल का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू। आपका आपका जो ये जो जर्नी है, आप कहाँ एक केमिकल इंजीनियर से आप जो आज कर रहे हैं, तो मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर भी होंगे। हो रहा है, और ऐसा ही कुछ वो भी शायद रिसर्च करें, कुछ नया खोज के लाएं, है जरूर ना। जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, थैंक आज यू जो वेरी आपने मच। समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।